मैम। गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो सब नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। डिफेंसिव फोर्सेस भी थी और एसिडिटी भी थी, वो भी नॉर्मल नॉर्मल हर बंदे के अंदर, हेल्दी स्टमक वालों के अंदर, सब के अंदर जो है वो नॉर्मल एसिड प्रोड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इतना ही नहीं हो जाता कि अपनी वॉल को ही डैमेज करना शुरू कर दे। और या उनके प्रोटेक्शन बड़ी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से उनकी लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। अब अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, आप देखें कि ये तो सारी बुकिश बातें हैं कि ये गेस्ट्राइटिस जो है ये सुपरफिशियल भी होता है, डीप भी होता है। ज़ाहिर है ये आप एनाटॉमिकली उसको माइंड में कर सकते हो कि वो स्टमक की लाइनिंग के अगर ऊपर ऊपर ही होगा, थोड़ा थोड़ा ही अभी प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, तो वो सुपरफिशियल है। अगर वो डीपली चला गया, आहिस्ता आहिस्ता डीप जाएगा तो अस्तर बनेगा ना। तो डीप चला गया तो पहले एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी ऑफ स्टमक मिकोजा में क्या होता है कि नॉर्मल जो वॉल ऑफ द स्टमक है, इट इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स, उसके फोल्ड्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और एट्रोफी का मतलब, एट्रोफी वर्ड, यू आर फेमिलियर विद हाइपरट्रोफी एंड एट्रोफी? यस मैम। जी मैम। तो एट्रोफी की वजह से क्या होता है, वॉल ऑफ द स्टमक जो है एट्रोफीड हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो ग्लैंड्स हैं, ज़ाहिर है जब एक वॉल जो है जिसके अंदर ग्लैंड्स थे, एक नॉर्मल उसकी एनाटमी थी, वो पूरी एट्रोफीड हो गई, तो उसके ग्लैंड्स की एनाटमी भी डिस्टर्ब हो गई। वो ग्लैंड्स की प्रॉपर सिक्रीशन ही नहीं वहाँ पे रहती, प्रोटेक्शन ही नहीं रहती, और उसकी वजह से एसिड स्टार्ट डैमेजिंग द वॉल ऑफ द स्टमक। अब ड्यूरेशन के हिसाब से अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो एक्यूट और सवेयर बाज़-औक़ात हो जाता है कि इतना सवेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ कि फ़ौरन ही अल्सर डेवलप हो गया। बट क्रॉनिकली जिन लोगों में अक्सर गैस्ट्राइटिस रहता ही है, जो बाज़ नहीं आते मसालेदार चीज़ें खाने से, हाँ, और जो है वो अल्कोहल इज़ नॉट वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, लेकिन हमारी सोसाइटी में कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर ये जो है रॉन्ग यूज़ ऑफ मेडिसन बहुत ज़्यादा कॉमन है। ज़रा सा प्रॉब्लम हुआ, पेन किलर खा लिया, ज़रा सा प्रॉब्लम हुआ, पेन किलर खा लिया, और उसकी वजह से हम लोग डैमेज कर लेते हैं अपनी नॉर्मल म्यूकोजल बैरियर को। और क्रॉनिकली पहले तो गैस्ट्राइटिस डेवलप होता रहता है और फिर अल्टीमेटली इट लीड्स टू एसिड फॉर्मेशन। कॉजेस क्या हैं गैस्ट्राइटिस की? ये देखिए, नॉर्मल ये क्या, वॉल ऑफ द स्टमक जो थी, हेल्दी वॉल ऐसे नज़र आती है। इसके इट इज़ थ्रोन इनटू फोल्ड्स, रूग आए होते हैं इसके अंदर। लेकिन जहाँ पे एक गैस्ट्राइटिस डेवलप होना शुरू हुआ तो ये रेड हो जाती है, रेड हॉट, जैसे भी किसी भी एरिया में इन्फ्लेमेशन होती है। तो उसकी रीज़न क्या हो गई? अगर आप अपनी डाइट में देखें तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कैफीन, अल्कोहल, एक्सेसिव सोल्टी फूड्स, मिर्च मसाले, ये सब आपके वॉल ऑफ द स्टमक को डैमेज करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्पेशली हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, हम इसको आगे डिटेल में पेप्टिक अल्सर में देखेंगे। एंड तो डिस्प्रीन। मैडम ये पेन किलर कैसे कॉज कर देती है गैस्ट्राइटिस और ये अल्सर? पेन किलर्स जो हैं ना, वो डैमेज करते हैं ये सरफेस म्यूकस सेल्स को। इनकी यानी कि ये डेवलप तो हुए हैं पेन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इनका एक साइड इफ़ेक्ट है कि दे डिस्टर्ब द सरफेस म्यूकस सेल्स। जब सरफेस म्यूकस सेल्स को डैमेज करेंगे तो म्यूकस उतना रिलीज़ नहीं होगा। जब म्यूकस रिलीज़ नहीं होगा, आपकी प्रोटेक्शन लॉस्ट हो जाएगी, और एसिड जो है स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग द नॉर्मल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो ये डिस्प्रीन, स्पेशली जो डिस्प्रीन ग्रुप की होती हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिनको कहते हैं, उसमें जो जो भी आ रही हैं, पॉन्स्टॉन हो गई, अच्छा, इसके अलावा डेक्लोफेनिक ग्रुप की डेक्लोरेन बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है वॉल ऑफ द स्टमक के लिए। जो लोग डेक्लोरेन ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको हो जाता है प्रॉब्लम स्टमक का। अच्छा, इसका जो है ना, ये मैंने आपको बताया था कि इफ़ दिस इज़ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, तो कैसे प्रोटेक्शन, नेचर हैज़ गिवन अस प्रोटेक्शन के टॉप ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक में जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय स्ट्रॉन्ग बैरियर। ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हैं कि यहाँ की जो एसिडिटी, ल्यूमेन के अंदर जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, इट डज़ नॉट गो इनटू द सेल्स। और दूसरा ये कि यहाँ से म्यूकस रिलीज होता है,
जो म्यूकस टॉप ऑफ द लाइनिंग के ऊपर एक लेयर बना देता है। तो यानी कि ये दिस इज नॉर्मल एपिथेलियल लाइनिंग। पहले तो इट हैज स्ट्रॉन्ग बैरियर, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, टाइट जंक्शंस टू कनेक्ट विद ईच अदर। उसके टॉप पे एक जेल है म्यूकस की विच प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस एसिडिटी जो अब ल्यूमेन ऑफ द स्टमक के अंदर है। ठीक है, तो इतनी लो पीएच जो है वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर सकती। ये जो म्यूकस है इसकी पीएच आप देखें 7 है। तो ये जो म्यूकस लाइनिंग है ये लुब्रिकेट भी करती है लाइनिंग ऑफ द स्टमक को और प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट अगर डायरेक्टली ये म्यूकस सिक्रीट ना हो। वालेकुम अस्सलाम मैम। ओके, अच्छा अब हम इसमें आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, एकदम ही अल्सर डेवलप नहीं हो जाता। नॉर्मल मेकोजा ऑफ द स्टमक इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, रूगाई इसको कहते हैं। व्हेन द प्रॉब्लम इट इंक्रीजेस तो पहले जो है वो गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है। ठीक है, वो क्रॉनिक अगर हो जाए, बहुत लंबा हो जाए। क्रॉनिक किसी भी प्रॉब्लम को कहते हैं, एक तो एक्यूट भी हो सकता है। गैस्ट्राइटिस ज्यादातर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसलिए क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जो है वो एट्रोफिक होकर अल्सर बनाता है। ठीक है, तो अगर गैस्ट्राइटिस जो है वो लंबा हो गया, बहुत देर हो गई, इन्फ्लेमेशन रह के डीपली जो है ना वो आपकी सारी वॉल्स डैमेज होना शुरू हो गई हैं, तो अल्टीमेटली वो पहले कन्वर्ट होगा एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में कि सारी की सारी वॉल जो है वो बिल्कुल एट्रोफिड हो जाएगी, कोई रूगाए नज़र नहीं आएंगे और अल्टीमेटली फिर वो जो है आपको क्या डेवलप हो जाएगा, एक्लोरहाइड्रिया एंड पर्निशियस कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। अब एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है? दिस वी आर डिस्कसिंग द क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस ओनली। ठीक है, इसमें अभी आपने अल्सर नहीं जाना। ठीक है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, नहीं हुआ, एट्रोफी हो गई, वॉल ऑफ द क्या लंबी हो गई, वॉल्स जो है पहले थोड़ी थोड़ी डैमेज होना शुरू हुई थी, अब पूरी की पूरी वॉल ऑफ द स्टमक डैमेज हो गई है, एट्रोफिड हो गई है। तो उसमें जो स्टमक के ग्लैंड्स थे, दोनों टाइप के ग्लैंड्स वो डैमेज हो गए हैं, एक्लोरहाइड्रिया हो गया है और पर्निशियस एनीमिया हो गया है। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं ये क्या होते हैं। एक्लोरहाइड्रिया मीन दैट देयर इज नो एसिड सिक्रीशन, और पर्निशियस एनीमिया जो है वो क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, क्योंकि आपके एट्रोफी की वजह से सारे ग्लैंड्स डिस्टर्ब हो गए थे, तो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं हो सका, उसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया हुआ। और क्योंकि एसिड नहीं हो रहा, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसकी वजह से एक्लोरहाइड्रिया हुआ। सो वी आर गोइंग टू सी देम वन बाय वन। एक्लोरहाइड्रिया इज लॉस ऑफ gastric acid secretion and hypochlorhydria is decreased acid। तो अगर क्रॉनिक इतना बुरा नहीं हुआ तो पहले हाइपोक्लोरहाइड्रिया डेवलप होगा, थोड़ी सी डिक्रीज होगी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। आप पेशेंट जो है वो प्रोटीन डाइट लेगा, उसे अभी थोड़ी बहुत डिस्पेप्सिया होता है, हजम नहीं होती, वो कहता है मैं जब भी कोई गोश्त खा लेता हूँ मुझे हजम नहीं होता, हल्का फुल्का उसको प्रॉब्लम रह रहा है। लेकिन एक्लोरहाइड्रिया में क्या हो गया कि टोटली गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, उसे कोई भी चीज़ हजम होना बंद हो जाती है। कोई भी प्रोटीन डाइट जो है वो सिर्फ गोश्त ही नहीं है, दालें वगैरह भी, और ऐसी भी जिसमें भी प्रोटीन है वो खाता है तो उसे ऐसे वॉमिटिंग की फीलिंग होना शुरू हो जाती है, वो चीज़ हजम ही नहीं होती। तो अब एसिड सिक्रीट ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट एसिड कर रहा था, तो पेप्सिनोजिन एक्टिवेट ही नहीं होती तो प्रोटीन डाइजेशन इज नॉट देयर। ठीक है, अब पर्निशियस एनीमिया क्या हो गया? पर्निशियस एनीमिया, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है बेटे के आगे चलें? चले मैम। ओके, दिस इज द स्टमक के अंदर जो है विटामिन B12 आ रहा है फ्रॉम डाइट। ठीक है, ये जो आपको ट्रायंगुलर से नजर आ रहा है दिस इज विटामिन B12, और इंट्रिंसिक फैक्टर ब्लू कलर में इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द स्टमक के ग्लैंड्स जो हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर इट हेल्प्स
टू टेक विटामिन B12, यहाँ से अपने अंदर उसको एडजस्ट कर लेता है, जैसे कि एक बॉल एंड सॉकेट होता है, तो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने साथ अटैच करके उसको ले जाता है फ्रॉम ड्यूडेनम थ्रू आउट द जेजनम अंटिल इट रीचेज द टर्मिनल इलियम। अब ये सारी आपकी इलियम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उन्होंने ओपन करके दिखाई हुई है इलियम, ठीक है। अब इलियम के बिगिनिंग में क्या हुआ कि the intrinsic factor and vitamin B12, both of them they are taken up by the wall of the intestine की wall में दोनों के दोनों एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। फर्दर आगे गए तो क्या हुआ कि फ्रॉम द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन इंट्रिंसिक फैक्टर ब्लड में चला गया और वॉल में सिर्फ जो है वो रह गया, इंट्रिंसिक फैक्टर रह गया और विटामिन B12 ब्लड में चला गया। विटामिन B12 इन द ब्लड भी इट कैन नॉट मूव सेटिस्फैक्टरीली जब तक कि इसे हर जगह एक व्हीकल की ज़रूरत होती है। इस तरह इमेजिन करो कि विटामिन B12 अकेला मूव कहीं पे भी नहीं कर सकता, इट नीड्स सपोर्ट, ठीक है। इसको एक कार की ज़रूरत है जिसमें इसने बैठ के जाना है। यहाँ पे कार क्या थी, यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर कार थी, इसका व्हीकल था जिसमें ये बैठ के आराम से इलियम तक पहुंच गया और फिर सेल्स के अंदर चला गया। अब सेल्स के अंदर से जब ये ब्लड में रिलीज होता है इट स्टिल नीड अ व्हीकल, और ये व्हीकल कहाँ से आ रहा है, जो ट्रांसकोबालामीन प्रोटीन होती है वो इसको लेके ब्लड के अंदर फिर मूव करती रहती है। तो लेकिन जो विच वी आर कंसर्न विद के विटामिन B12 इट नीड्स इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द टर्मिनल इलियम। अब क्या होगा कि अगर यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होता, देयर इज एट्रोफी ऑफ द वॉल ऑफ द स्टमक, तो ग्लैंड्स भी डैमेज हो गए, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज ही नहीं हुआ, विटामिन B12 इधर से मूव करेगा करता 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 ये सीकम से जाके और वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द टर्मिनल इलियम और सारा का सारा विटामिन B12 जो डाइट में आया वो जो है आपका डेफिकेशन रिफ्लेक्स के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब बॉडी में जब विटामिन B12 नहीं होता तो क्या हुआ, विटामिन B12 किस चीज़ के लिए चाहिए था, ब्लड आप लोग कर चुके, अगर ब्लड ही नहीं बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा। और ब्लड में क्या है कि स्पेशली आपके जो बोन मैरो के अंदर सेल्स हैं उनकी मैच्योरेशन के लिए, आरबीसीज की मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 चाहिए होता है। तो when immature RBCs they are released into the circulation, तो immature RBCs they don't have the same oxygen carrying capacity और उसकी वजह से क्या होगा कि there is pernicious anemia, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर MCQs में आ जाता है कि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में देयर इज डेवलपमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ एनीमिया, ठीक है। तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में कौन सा एनीमिया होता है, पर्निशियस एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अच्छा, अब हम मूव कर जाते हैं पेप्टिक अल्सर की तरफ। पेप्टिक अल्सर इज ऑफ टू टाइप, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल, ठीक है। ये दोनों ही पेप्टिक अल्सर में आते हैं। अगर स्टमक के अंदर अल्सर डेवलप हो गया है तो दिस इज गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर ड्यूडेनम में हुआ है तो दिस इज ड्यूडेनल, और दोनों को मिला के पेप्टिक अल्सर कहते हैं। साइट ऑफ डेवलपमेंट बहुत कॉमन जो है पेप्टिक अल्सर जो है बिगिनिंग ऑफ द ड्यूडेनम में या पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक में होता है। इसके अलावा लेसर अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती, यहाँ पे डेवलप होता है। और एट द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस भी अल्सर डेवलप हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है, यहाँ पे जो है वो एसिड होता है ऑल द टाइम, लेकिन एसोफेगस में एसिड नहीं है। तो क्या होता है, एसोफेगस को एसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे लोअर एसोफेगस में एक स्फिंक्टर होता है, लेकिन अगर वो स्फिंक्टर काम ना करे प्रॉपर्ली, वी हैव डन गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, किया हुआ है ना हमने। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स जब होता है तो एसिड यहाँ से फ्लश आउट कर करके ऊपर जो है इसोफेजियल वॉल को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। तो लोअर इसोफेगस के अंदर इस जो है वो अल्सर डेवलप होने की रीज़न ये होती है कि यहाँ पे जो स्फिंक्टर है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। कॉमन कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सरेशन, कॉजेज सारी सेम है इसलिए इतना ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले गैस्ट्राइटिस होगा, इन्हीं चीज़ों की वजह से जो सारी शो हुई है, पहले गैस्ट्राइटिस होगा, वो फिर क्रॉनिक होते 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 बिगड़ के अल्सर बन जाएगा।
और बाज़ औक़ात एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी अल्सर बन जाता है, जैसे ही स्पेशली हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वो इतना सवेयर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कि फ़ौरन ही उधर से गैस्ट्राइटिस हुआ, उधर से अल्सर डेवलप हो गया। अब पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है पेप्टिक अल्सर की, कि नेचर हैज़ गिवन अस बोथ मैकेनिज्म्स, कि अगर यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिडिटी है और पेप्टिक एंजाइम्स हैं स्टमक के अंदर, दिस इज़ द नॉर्मल म्यूकोज़ा ऑफ द स्टमक, तो आगे से उसको रेजिस्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव फोर्सेस भी हैं। दिस इज़ नॉर्मल। नेचर हैज़ गिवन अस अ मैकेनिज्म कि अगर डैमेजिंग फैक्टर इधर से आ रहे हैं तो इधर से प्रोटेक्शन भी है। वो प्रोटेक्शन क्या है? सरफेस म्यूकस वी हैव डिस्कस्ड। इसके अलावा बाइकार्बोनेट रिलीज होता है जो म्यूकस लाइनिंग के अंदर है, वो प्रोटेक्शन है। फिर क्या है? म्यूकोजल ब्लड फ्लो, यहाँ पे बहुत अच्छा ब्लड फ्लो है, रीजनरेशन होती रहती है म्यूकोजा की। इसके अलावा एपिथेलियल बैरियर है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि एपिथेलियल सेल्स उनके दरमियान टाइट जंक्शंस होते हैं। फिर एपिथेलियम रीजनरेट होती है गुड ब्लड सप्लाई की वजह से। प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ये सब आपके डिफेंस हैं। ये अच्छा डिफेंस कब रहेगा स्टमक में? जब आप अच्छी फूड लेंगे। आप बैड फूड लेके, जंक फूड लेके, कोल्ड ड्रिंक्स लेके, स्मोकिंग कर करके अगर आप अपनी डिफेंसिव फोर्सेस को डैमेज करते रहेंगे तो फिर ये जो डैमेजिंग फैक्टर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और डिफेंस मैकेनिज्म आपका वीक हो जाएगा। तो जो भी ये डैमेजिंग फैक्टर्स थे ये हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। दे स्टार्ट अटैकिंग ऑन द वॉल ऑफ द स्टमक और एक इतना बड़ा क्रेटर सा बन जाएगा विच इज़ नोन एज अल्सर। ठीक है, और ये अल्सर इतना सवेयर भी हो सकता है कि ये नीचे नीचे जाके दूसरी साइड से ओपन ही हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड परफोरेटेड अल्सर। बाज़ लोगों में एकदम परफोरेशन हो जाती है और इवन डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए अपनी स्टमक का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब उसे गैस्ट्राइटिस के लेवल पे ही जो है वो ट्रीट कर लेना चाहिए। ओके, फीडबैक कंट्रोल टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक जूस, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी। अगर एसिड एंटर होता है इनटू द ड्यूडेनम तो वो एसिड जो है वो फर्दर कैसे प्रोटेक्ट करता है ड्यूडेनम को, कि एसिड ड्यूडेनम से जो है वो फीडबैक जाता है टू द स्टमक कि भाई अब और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ना हो जब तक ये एसिड न्यूट्रलाइज ना हो जाए। तो ड्यूडेनम से जो सिग्नल जा रहे हैं स्टमक को, दे इनहिबिट फर्दर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, के इतना एसिड इधर जो आ गया है पहले ये न्यूट्रलाइज हो जाए फिर मोर एसिड आए। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये नर्वस और हार्मोनल दोनों सिग्नल्स जाते हैं। वी हैव डन डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के थ्रू भी जा रहे हैं और कुछ हार्मोन्स भी इधर से रिलीज होते हैं जो इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज इनहिबिटेड, दिस वी हैव डन। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो ड्यूडेनम से रिलीज होता है और वो पैंक्रियास को कहता है टू सिक्रिएट मोर एंड मोर बाइकार्बोनेट, ताकि जो एसिड अब आ गया है वो तो न्यूट्रलाइज हो। तो there are two protective mechanisms in the duodenum to prevent duodenal ulcer, जो हमने क्या कर लिए हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म क्या था? नर्वस एंड हार्मोनल सिग्नल्स फ्रॉम द ड्यूडेनम टू द स्टमक टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। गैस्ट्रिक के कंटेंट्स अपने अंदर ही रखो, एसिड इधर जो आ गया है पहले हम उसे न्यूट्रलाइज कर लें, फिर इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उतनी देर क्या काम करता है ड्यूडेनम? सिक्रेटिन रिलीज करता है जो पैंक्रियास को कहता है बाइकार्बोनेट रिलीज करे और सारे के सारे ड्यूडेनल कंटेंट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। स्पेसिफिक कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। लोअर एंड ऑफ द स्टमक पे और बिगनिंग ऑफ ड्यूडेनम में स्पेशली हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन जो है बहुत सिवियर होता है और वहाँ पे ही अल्सर डेवलप हो जाता है। और ये जो एच पाइलोराई या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये पेनिट्रेट कर सकता है इनटू द वॉल ऑफ द स्टमक। और कैसे पेनिट्रेट करता है? बाय रिलीजिंग अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया रिलीज करता है और इसकी वॉल ऑफ द स्टमक में घुसता चला जाता है और यहाँ से मोर एंड मोर एसिड को रिलीज करता रहता है। तो अब क्या हुआ कि एसिड यहाँ ज़्यादा होता जाएगा और एक विश सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, ये पेनिट्रेट करता जाएगा और एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से फर्दर मोर एंड मोर डैमेज होता जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर क्या है कि अच्छी सी एंटीबायोटिक्स दें हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन को कवर करने के लिए और साथ एंटीहिस्टामिन दें, जैसे रेनिटिडीन है। एंटीहिस्टामिन क्यों दी है?
मैम हिस्टामिन तो एलर्जिक रिएक्शंस में देते हैं। सिक्रीशन एनहांस कर रहा था ये। हाँ हाँ Last बोलो बेटे, हिस्टामिन क्या कर रहा था? मैम ही गैस्ट्रिक की सिक्रीशन एनहांस कर रहा था। हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम द ECL सेल्स ऑफ द स्टमक, और वो पेराइटल सेल्स को कह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एसिड रिलीज करो। तो जब हम उस हिस्टामिन को कंट्रोल कर लेंगे तो नेचुरली जो है वो एसिड ज़्यादा सिक्रीट नहीं होगा। और एंटीबायोटिक हमने क्यों दी? अगर हमें कंफर्म है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। यूजुअली जो है एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से गैस्ट्राइटिस होता है। आपके इर्द गिर्द अगर किसी को हो हार्टबर्न यंग एज में, और उसे डायरेक्टली एकदम एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती, उसे कहें आप पहले एंटीहिस्टामिन पे डालें, जैसे रेनिटिडीन है, सिमिटिडीन है, और मिप्राजोल के नाम से ये टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। तो ये कंट्रोल कर लेती हैं ज़्यादा एसिडिटी को, ठीक है। और ये भी बहुत लंबे अर्से से देने की ज़रूरत नहीं होती। बेहतर ये होता है कि इनिशियली आप अपनी डाइट को सही करें। आपकी डाइट में जो चीज़ है जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन क्या है कि आप थोड़े थोड़े मील्स थोड़ी थोड़ी देर बाद लें। बहुत ज़्यादा इकट्ठा पेट भर के खाना भी नहीं खाना चाहिए, शॉर्ट मील्स लेने चाहिए। और जिनका स्टमक एक दफ़ा डैमेज हो जाए वो ज़्यादा देर भूखे पेट भी ना रहें। सुबह उठते साथ चाहे कोई बिस्किट मुंह में डाल लें, कोई भी चीज़ जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को कवर कर ले फ़ौरन ही। और उसके बाद जल्दी नाश्ता करने की हैबिट डालें। ज़्यादा देर जब एम्प्टी स्टमक सुबह, क्योंकि ओवरनाइट जो है वो एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो जब सुबह उठते हैं तो आपका स्टमक एसिड से भरा हुआ होता है। तो अब उसके बाद भी आप लोग बच्चे सारे चलते फिरते रहते हैं जी हम नाश्ता 1 बजे ही करेंगे, तो उतनी देर में वो जो एसिड होता है वो वॉल को डैमेज कर चुका होता है। तो उठते साथ जो है वो पहले पानी पिए, स्पेशली जो है हनी वाटर। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ। हनी वाटर जो है वो लेके और अपने जो है वो न्यूट्रलाइज कर लें एसिड को। उसके बाद थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आप अपना नाश्ता कर लें। ज़्यादा डिले ना करें नाश्ते को। जिनको भी गैस्ट्रिक एसिडिटी का या हार्टबर्न का प्रॉब्लम हो उन्हें ब्रेकफास्ट डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप अपने मील में मिर्च मसाले कम कर दें, ऐसी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड कम करें, हेल्दी मील लें, तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाता है, ठीक है। स्टिल अगर फिर भी प्रॉब्लम्स चल रहा है यंग लोगों में या ओल्ड में, तो अक्सर ये रेनिटिडीन वगैरह देने पड़ते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक आपकी लास्ट ऑप्शन है जिसमें आपको कंफर्म हो गया कि ये एच पाइलोराई इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन उसके टेस्ट वो करके तो फिर कंफर्म करके तो फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं